In the case of the mesomeric effect, what we had done, what we had started, in the mesomeric effect, we had done the movement of the lone pair of the electrons. Yes or no? Non-bonding electrons are there, na? In the case of the mesomeric effect. Correct? And the last one is a hyperconjugation. In the case of hyperconjugation, कौन से electrons का movement करवाते हो बताओ? Non-bonding. नॉन बॉन्डिंग नहीं होता. इन द केस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH के मूव करवाते हैं. चलो मैं एक बार, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैड डन द हाइपर कॉन्जुगेशन एट द इन द लास्ट मिनट्स, तो मैं थोड़ा सा एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन आपको बना के दिखा देती हूँ दोबारा से. इन द केस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्फा CH बॉन्ड मूव्स. कैसे किया था हमने ये बेटा? if this is the unsaturated system, unsaturated system is clear to everybody that it is having a Yes, ma'am. yes pi bond. तो इसके साथ वाला जो कार्बन होगा ना, उस कार्बन को मैं बोलूंगी अल्फा कार्बन. ओके, अब उसके साथ हैं हमारे पास 3 हाइड्रोजन. तो दिस इज द इफेक्ट in which there is a delocalization of. Now what do you mean by the term delocalization? Delocalization का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, किस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं, उसका कहाँ पे डीलोकलाइजेशन, कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम है. यानी कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है, बताओ मुझे पाई बॉन्ड कैसा बना होगा? ऐसा बना होगा ना जिसमें आपके p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं. ऐसे पाई बॉन्ड बनता है, बताओ. ठीक है ना. तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई के साथ डीलोकलाइजेशन में है आपके अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डोनेट करना है टुवर्ड द अनसैचुरेटेड सिस्टम. तो डोनेट करेंगे तो क्या होगा? देखो ये C है, ये H है और यहाँ पे भी H है. तो बच्चा पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था. व्हेन यू विल डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. इफ आई विल डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. यस और नो? यस मैम. तो यहाँ पे जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH CH2 और दैट डबल बॉन्ड इज एक्चुअली नाउ गिविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 2 4 1 5. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया. मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल होगा. कैसे पता लगेगा? ये जो H है, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये H प्लस और H माइनस में कुछ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पे स्टे कर लेता है विदाउट द बॉन्ड. ठीक है, तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं. अब आपने देख लिया हाइपर कॉन्जुगेशन एवरीबॉडी. ओके, तो बच्चा कौन से इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताओ मुझे? अल्फा CH के. ठीक है, मींस जो भी आपका यहाँ पे मैंने ये अनसैचुरेटेड सिस्टम लिया है, इसमें कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बेनायन भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है. मतलब यहाँ वाला पार्ट है ना जो अल्फा के साथ वाला, वो क्या होना चाहिए? वो रिएक्टिव पार्ट होना चाहिए. अब रिएक्टिव पार्ट में क्या क्या हो सकता है बच्चों? रिएक्टिव पार्ट में एक तो आपका अनसैचुरेटेड वन हो सकता है. ठीक है, अनसैचुरेटेड हो सकता है सिस्टम, जो कि मैंने एग्जांपल लिया. या रिएक्टिव पार्ट में हो सकता है आपका कार्बोकेटाइन. ठीक है, कार्बोकेटाइन कैन बी हियर. या रिएक्टिव पार्ट में हो सकता है आपका फ्री रेडिकल. ठीक है, या आपके पास कार्बन आयन भी हो सकता है. तो यहाँ पे अगर रिएक्टिव पार्ट में आपके अल्फा CH के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं डीलोकलाइजेशन में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो रहे हैं? अल्फा CH. अब यहाँ तक क्लियर है सभी को ऑल द इफेक्ट्स? यस और नो? यस मैम. ओके, तो अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ना बच्चा जी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रायोरिटी ऑर्डर. सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से नोट भी करेंगे एंड यू हैव टू रिमेम्बर व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ना. एक बात याद रखना बच्चा, कभी भी एग्जामिनर आपको ये एग्जाम में नहीं बोलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इसको सॉल्व करो, या मीजोमेरिक इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, या हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई करना है. नो,
उसे अगर एसिडिक करेक्टर पूछना है, बेसिक करेक्टर पूछना है, स्टेबिलिटी पूछनी है कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल्स की, तो वो आपको बस मॉलिक्यूल्स दे रहा है और उसमें से आपको देखना है कौन सा इफेक्ट लग रहा है, या 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो देखो इसमें एक केस में तो सिग्मा सीसी के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सेकेंड केस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो पाई बॉन्ड में होगा ही होगा, वो प्रायोरिटी सीक्वेंस में आएगा ही नहीं, वो तो जहां पे है आपको करना ही करना है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी अटैकिंग रिएजेंट है, आप शिफ्ट करोगे ही करोगे, सी डबल बॉन्ड ओ में पाई को शिफ्ट करोगे ही करोगे ऑक्सीजन की तरफ। मीजोमेरिक इफेक्ट में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ पे सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मैंने 3 व्हाइट सर्कल्स लगाए हैं, डिस्टॉर्टेड सर्कल्स हैं, ठीक है। इसमें से बच्चा तुम्हें मुझे ये आंसर करना है कि किन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सबसे इजी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबसे इजी है। तो अगर आपके पास चांसेस हो तो सबसे पहले आप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे, वो हमें पता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जब हमने डोनर एबिलिटी चेक करी थी हमने पढ़ा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आपका आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद बच्चा जी एक सिग्मा सीसी है और एक सिग्मा सीएच है, कौन से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होंगे दोनों में से? सिग्मा सीएच। शाबाश, बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? सबको आंसर करना है, पार्टिसिपेट करना है बेटा। सिग्मा सीएच के इलेक्ट्रॉन्स उतने स्ट्रांगली बाइंड नहीं है जितना सिग्मा सीसी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है प्रायोरिटी सीक्वेंस में उसके बाद आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। और लास्ट में क्या आएगा आपका, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, लास्ट में क्या आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। बिल्कुल सही। ये बेटा मैं कभी भी पूछूं ना, कभी भी ऑर्गेनिक में आप 11th का क्वेश्चन सॉल्व करो, 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करो ऑर्गेनिक का, तो ये आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस याद रखना है, हर चैप्टर में आएगा। देखो आई एम टेलिंग यू, एल्काइल एनाइल हलाइड पढ़ोगे, अल्कोहल पढ़ोगे, फिनॉल पढ़ोगे, ईथर पढ़ोगे, अमीन पढ़ोगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ोगे, सब में ये चीजें यूज होनी है। जीओसी का यूज हर जगह, स्पेशली प्रायोरिटी सीक्वेंस का, ठीक है। बाकी आपको पता है हर टाइप की, हर की 2-2 टाइप है, मीजोमेरिक भी प्लस माइनस होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन देना या लेना दोनों होता है, इंडक्टिव भी देना या लेना दोनों होता है। तो अगर आप इसको ऐसा भी लिख लोगे तो उसमें भी कोई गलत नहीं है कि प्लस एम का प्रायोरिटी प्लस एच सी से ज्यादा होता है और प्लस एच सी का प्रायोरिटी प्लस आई से ज्यादा होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप इसको लिख रहे हो माइनस एम की प्रायोरिटी माइनस एच सी से ज्यादा होती है और माइनस आई से ज्यादा होती है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज अ वन ऑफ द वे जिसमें हम प्रायोरिटी सीक्वेंस कंसिडर करते हैं, एंड देन वी अप्लाई दिस कंसेप्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एसिडिक बेसिक कैरेक्टर को जज करना, ठीक है, कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना, ठीक है। तो इज दैट क्लियर, इज दिस शीट क्लियर टू यू कि कैसे कैसे चेक करेंगे हम, बताओ? यस मैम। ठीक है ना। अच्छा, अब हम करेंगे इसके थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद आईयूपैक में मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको, क्योंकि वी आर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, एंड थोड़ा बहुत बताऊंगी आईयूपैक का, आईयूपैक जीओसी का आप खुद करोगे, रेस्ट पोर्शन मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। चलो भाई रेडी हो जाओ विद योर कॉपी एंड द पेन ऑन, आई एम गोइंग टू राइट अ वन क्वेश्चन फॉर यू। ओके, now the first question that you have to solve regarding this effect is, आपको बताना है मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऐसे करते हैं, पहले आपको थोड़ा सा ये भी लिखवा देते हैं कि कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। कार्बोकेटाइन, ये भी एक डाटा आप नोट करो। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात कर रही हूँ ना, तो दैट मीन्स दिस इज अ कार्बन, these are the 3 groups, and this is a positive charge. Everybody, I think it is getting na, you people are getting this ki carbocation means carbon is bonded to the 3 atoms or the group of the atoms with a single bond, and then is a positive charge on it. Okay, yes ma'am. अब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा? ठीक है, पहले तो आप ये बात याद रखो कि स्टेबिलिटी एंड योर सेकेंड फैक्टर इज रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स, ठीक है। कार्बोकेटाइन की जो रिएक्टिव, ये मेरे वर्ड्स नोट करना,
The reactivity of the carbocation is due to the positive charge. कार्बोकेटायन रिएक्ट क्यों कर रहा है रिएक्शन में? अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. कार्बोकेटायन के पास बच्चा जी क्या है? कार्बोकेटायन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास कौन सी स्पीशीज आएंगी? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आएंगी, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आके तब इसके साथ अट्रैक्ट करेंगी अगर इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड द न्यूक्लियोफाइल और टुवर्ड द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी इसके पॉजिटिव चार्ज के कारण है, तो जितने भी ग्रुप कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे वो इसको ज्यादा रिएक्टिव करेंगे, इजंट इट? तो जितने भी ग्रुप कार्बोकेटायन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे ग्रुप बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? Electron withdrawing. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म करेंगे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने भी होंगे इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो जब भी आपको कार्बोकेटायन का क्वेश्चन आए, आप ये पॉइंट सबसे पहले लिखोगे कि जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम प्लस एच सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये 3 फैक्टर्स। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसी को मैं येलो कलर से इनवर्स रिलेशनशिप दे देती हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस ऑफ एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस ऑफ एच सी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस ऑफ आई के। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्लियर है ये सभी को? यस मैम। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन कैसी स्ट्रक्चर है? कार्बन के 3 कोवलेंट बॉन्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इज अ कार्बन आयन। अब कौन से ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे? जो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म कर देंगे। नेगेटिव चार्ज खत्म कौन करेगा? जो इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा मतलब माइनस आई या माइनस एम या माइनस एच सी। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल ऊपर से रिवर्स हो जाएगा, माइनस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच सी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ पर कोई बच्चा कोई डाउट फेस कर रहा है तो मुझे बताओ। ठीक है, नहीं डाउट फेस कर रहे हैं तो कैन आई शिफ्ट द स्लाइड बच्चा? करें फिर कुछ क्वेश्चंस? यस मैम। मैंने अभी आपको पहले ही मेंशन कर दिया है कि आई वॉन्ट से द इफेक्ट्स। आपको इफेक्ट्स खुद सोचना है, खुद लगाना है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इससे इसी एक यू कैन से टॉपिक से 3-4 रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में मैं आपको 4 कंपाउंड लिख देती हूँ। बच्चा जी ये एक एल्कीन है ऐसी जिसमें है हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप और एक है हाइड्रोजन। बी है हमारे पास, here we are having the 2 methyl group and 2 hydrogen atoms, and C है मेरे पास only 1 methyl group। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लगाओ। कैन एनीबडी टेल मी द यू कैन से definition या what do you understand by the term heat of hydrogenation? हाइड्रोजनेशन का क्या मीनिंग होता है? हाइड्रोजनेशन मैम हाइड्रोजन देना, किसी हाइड्रोजनेटेड करना, हाँ जी, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना।
हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन तो आ रहा है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन द हाइड्रोजन इज एडेड टू दैट एल्कीन। अब इसमें रफली अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये वाला कंपाउंड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड है, यस और नो? Yes, ma'am. ऐसे ही तो करोगे बच्चा। लो, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये आप समझ गए हो, है ना? तो सिमिलरली फॉर दिस यू कैन से कि अगर हाइड्रोजन में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया एंड दिस इज फॉर, ये मैं अभी के लिए लिख रही हूँ पर पेपर में आपको ये वैसे ही समझ जाना है डेफिनेशन से कि हाँ इट इज अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अनसैचुरेटेड टू द सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अगर बच्चा, अगर इस रिएक्शन के दौरान जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, यानी कि जो इंथैल्पी है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिलीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है, उसका क्या मीनिंग है? अगर लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है पहले वो सारी हीट रिएक्टेंट के अंदर थी, पहले वो सारी हीट कहाँ पे थी, रिएक्टेंट के अंदर थी। तो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में अब जो आपका प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, यस और नो? आप मेरी बात समझो ध्यान से। अगर ज्यादा हीट रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में तो इसका मतलब है वो हीट पहले तो रिएक्टेंट के अंदर ही थी ना, अब वो प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट बच्चा जी आपका लोअर एनर्जी का हो गया। प्रोडक्ट लोअर एनर्जी का हो गया तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट आपका कम स्टेबल था। तो कैन आई से दिस थिंग कि योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. say this thing ना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिख देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम या ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स लिख देते हैं इनको, एल्कीन्स को ऑलिफिन्स कहते हैं, ठीक है? तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स भी लिख लो साथ में। इज दैट करेक्ट और नॉट? यस मैम। यानी कि पेपर में एग्जामिनर और कुछ भी नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ। अब मैंने आपको सारे इफेक्ट बता दिए हैं, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन को देख के कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले मेरे साथ नाम बोल दो सबके, फिर से रिवाइज कर दो। सबसे पहला बच्चों हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा और उसके बाद हमने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा। अब आप अपने माइंड से ये मुझे सोच के बताओगे कि मैडम इसमें ये वाला इफेक्ट लगेगा, इससे हम स्टेबिलिटी देखते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स इन अ वन सेंटेंस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर लगाना था, मतलब कितनी हीट रिलीज होगी जब इसमें रिएक्शन हाइड्रोजन का करके इसको एल्केन में बदल देंगे। तो जितनी आपके पास हीट रिलीज होगी उसका मतलब है उतना आपका रिएक्टेंट जो था वो कम स्टेबल है, यानी कि क्वेश्चन आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑल्फिन्स का करना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स का करना है। अब एल्कीन्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, बताओ जल्दी जल्दी। यस एनीबडी? यस एनीबडी? मैम इलेक्ट्रोमेरिक। यस मैम हाइपर कंजुगेशन। यस, वेरी गुड। इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा, सारे बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है। मीजोमेरिक इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहीं पे बात नहीं हो रही है, कंजुगेशन कहीं पे भी नहीं है। थर्ड आ गया आपके पास हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन से कैसे चेक करोगे किस केस में हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, कैसे सिखाया था? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, मैम जितने अल्फा होंगे उतना स्टेबल होगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हो गए बच्चा? 3 अल्फा हो गए। और कितने अल्फा CH हो गए? 3 + 3 + 3 9। और एक आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ले लो जिसमें शिफ्टिंग दिखाते हो, लेना है तो ले लो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। तो इसमें 10 स्ट्रक्चर्स लिख दूं? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब इसमें काउंट कर दो, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 + 3 6 + 1 ओरिजिनल स्ट्रक्चर जिसमें शिफ्टिंग दिखाओगे, तो ये आ गई 7 स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 3,
ठीक है, और एक ओरिजिनल ले लो तो आ गई। अगर मैं चेक करूं ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑल्फिन्स है, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑलिफिन्स या एल्कीन सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की, आफ्टर Yes, दैट इज बी, आफ्टर दैट इज सी। पर क्या वो क्वेश्चन में हमसे स्टेबिलिटी पूछ रहा है? no, ma'am. No, ma'am. तो वो हमसे जो पूछ रहा है उसे हम येलो कलर से कर देते हैं। वो हमसे पूछ रहा है बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए। Yes. बस उस सी के केस में सबसे ज्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि वो सबसे कम स्टेबल है। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी अल्केन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। Yes, ma'am. तो ये भी पता लग गया कि कैसे चूज कर रहे हैं हम इफेक्ट्स को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले जितना भी मैं डाटा दे रही हूँ वो हमेशा नोट करके रखो बच्चा, जीओसी का। जितने भी आपको बॉक्स मार के लिखवा रही हूँ मैं कि ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बट अगर आपको ये छोटा सा पॉइंट पता हो तो पहले आपके पास मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। मान लो तुम्हें पेपर में बेटा ये आ गया, लो बेटा जी बताओ इसका नाम क्या है, क्या पढ़ोगे इसको? कार्बोकेटाइन पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, ये भी कार्बोकेटाइन है। कितने बच्चे ये डी का मीनिंग समझ रहे हैं कि डी क्या लिखा है मैंने? Yes, ma'am. बता दो फिर। Deuterium. बिल्कुल, ये ड्यूटीरियम है। ड्यूटीरियम क्या है? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, H11, H12, H12, H13। H13. हाँ, क्वेश्चंस में इसको H लिखूंगी मैं, इसको मैं D लिखूंगी और इसको मैं T लिखूंगी, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड ट्रिशियम। अब ये दोनों ही हैं कार्बोकेटाइन, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है आपके पास कार्बोकेटाइन। मैडम हमें ये तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसमें हम बच्चा जी इसको ए लिख रहे हैं और इसको लिख रहे हैं बी। चलो बताओ मुझे क्या लगता है? आप इफेक्ट्स लगाओगे ना, इफेक्ट्स में आपके पास 3 इफेक्ट्स में मीजोमेरिक लग रहा है क्या? किस बच्चे को लग रहा है इसमें मीजोमेरिक अप्लाई हो रहा है? किसी को भी No, नहीं ma'am. लग No, रहा? ma'am. हाँ, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है बेटा जी मीजोमेरिक? क्योंकि मैम इसमें लोन पेयर नहीं है। Don't pay any. लॉन पेयर नहीं है, कंजुगेशन नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो मीजोमेरिक की तो कहानी नहीं है। अब Yes. आपके पास इफेक्ट बचे 2। कौन कौन से इफेक्ट बचे बच्चों? Ma'am, inductive Hyperconjugation. effect and hyperconjugate. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम हाइपर कंजुगेशन की। अब पेपर में ना मैंने एक जो प्रीवियस ईयर्स में बच्चों को पढ़ाते हुए ऑब्जर्व किया, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, बच्चे सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट सोच लेते हैं और उसके बेस पे आंसर लगा के आ जाते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये प्रायोरिटी सीक्वेंस नहीं घुसेगा ना कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये 3 सीक्वेंस में से मीजोमेरिक है या नहीं, HC है या नहीं, आई है या नहीं, आई जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आई इफेक्ट है, उसकी प्रायोरिटी लीस्ट है। तो उसके कंपैरिजन में अगर HC से इनवर्स आंसर आता है ना, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं सोचना है आपको, सीक्वेंस वही चलाना है, मीजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। तो मैं जो आपको ये थॉट प्रोसेस प्रोवाइड कर रही हूँ ना कि वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ये गलत नहीं करना है जीओसी में, नहीं तो सारी ऑर्गेनिक में गड़बड़ हो जाएगी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हाइपर कंजुगेशन चेक किया जाए ना, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कर्व देती हूँ बेटा, इसे मोर्स एनर्जी डायग्राम बोलते हैं। आपको नाम याद रहता है तो इट्स ओके, नहीं याद रहता तो आप डायग्राम पे फोकस करो कि कहती क्या है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है, जैसे 2 एटम जो जुड़े हैं उनमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, कितना एक दूसरे को अप्रोच कर पा रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे रह रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो जब ये ऐसा कर्व बनाया गया ना, तो ये ऐसी नेचर आती है पैराबोला की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पोजीशंस बना रही हूँ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
सबसे ऊपर होती है एनर्जी CH बॉन्ड की, उसके बाद होती है एनर्जी CD बॉन्ड की, और उसके बाद होती है एनर्जी CT बॉन्ड की। और ये कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, कलर से कलर मैच कर लो, ग्रीन कलर से हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट चेक किया जाए तो CH ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू CD, इन कंपैरिजन टू CT। मैं इस डायग्राम का ना थोड़ा सा आपको मीनिंग समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हर एक बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके स्टेबलाइज नहीं रहते। इसको आप एक पेंडुलम की तरह कंसिडर कर सकते हो कि C और H दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में घूमते जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसा एक वाइब्रेशंस इसमें चलता रहता है। अब CH बॉन्ड की जो एनर्जी आती है वो सबसे हाई है। तो एनर्जी हाई का मतलब आपको नहीं लगता कि वो वीक बॉन्ड होगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आप देखो डायग्राम में CT सबसे नीचे आ रहा है। CT के केस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अगर ये वीक बॉन्ड है तो इसका डोनेशन इजीली हो सकता है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को आप दूसरे को दिलवा सकते हो आराम से, डोनेशन करवा सकते हो। और इलेक्ट्रॉन तो चाहते ही है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जहां पे भी डीलोकलाइजेशन में जाएं तो वो स्टेबलाइज होते हैं, तो उसको आप प्रायोरिटी पे कंसिडर करोगे। तो ये हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर है। और आपको एक और बता दूं बात, रेड कलर से लिख देते हैं इसको, कि अगर बात हो ना इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट के केस में बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो इंडक्टिव इफेक्ट से आएगा और जो हाइपर कंजुगेशन से आएगा वो ऑपोजिट आएगा। मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? Yes, ma'am. आ रहा ना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का और इंडक्टिव इफेक्ट का तो ऑर्डर अलग अलग है। पर हमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना बच्चों? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? मैम हाइपर कंजुगेशन की। शाबाश। तो प्रायोरिटी है हाइपर कंजुगेशन की ज्यादा। तो इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, तो इसका प्लस HC ज्यादा है। Yes, sir. इसमें 3 प्लस HC वाले ज्यादा हैं और इसमें 3 प्लस I वाले ज्यादा है। तो हमें I से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, एंड दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर द A इज ग्रेटर देन B। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और मैंने आपको बोल दिया है, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करके रखो। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? बढ़े आगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है बच्चा जी, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मैं बात कर रही हूँ थोड़ी सी एसिडिक करेक्टर की। एसिडिक करेक्टर में बात करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देंगे। वैसे तो मैंने एसिडिक करेक्टर की बात आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड और इंडक्टिव इफेक्ट के केस में की थी। जैसे Ka और pKa के बारे में सबको पता है ना? Yes, ma'am. हाँ जी, Ka इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, और Yes, ma'am. pKa इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ठीक है, वही बात है। अब क्वेश्चन ये है, मैंने बना दिया आपके सामने फिनॉल, जिसको मैंने दे दिया A। क्वेश्चन नंबर ये आज का आपका 3rd है। उसके बाद मैंने बना दिया बेटा OH और ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया OCH3। कितने बच्चे OCH3 का नाम जानते हैं? Yes, ma'am. बताओ फिर फटाफट। OCH3 ग्रुप इज कॉल्ड मिथॉक्सी। क्या कहते हैं बेटा? मिथॉक्सी। बिल्कुल सही जी। अब 4th ऑप्शन आ गई जिसमें हमने कर दिया इसका, एक पोजीशन बची है बस, वहां पे लगा देंगे पैरा पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हो गया ये आपका, पहले तो ABCD दे दो इसको, ABCD। चलो हाँ जी, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगाना है। मैडम कैसे चेक करेंगे एसिडिक करेक्टर? एसिड कौन होता है आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बताओ। जो H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव जो देगा, H पॉजिटिव यहां से रिलीज कब होगा? H पॉजिटिव यहां से रिलीज कब होगा? जब सपोर्टिंग ग्रुप कैसा होना चाहिए?
कौन न्यूक्लियोफाइल। सा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएगा? पहले तो ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला। अच्छा ठीक है, मतलब विड्रॉ करने वाला। ये भी देख लेते हैं। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई भी ए ग्रुप है, यहाँ पे मैंने अभी इसका कोई नाम नहीं दिया, इसकी नेचर बाद में डिस्कस करते हैं। अगर कोई ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा तो H+ चला जाएगा। इतनी कहानी Yes. समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है हमें इतना तो आइडिया हो गया है कि माइनस वाले ग्रुप एसिडिक करेक्टर को बढ़ाएंगे। यस और नो? Yes, ma'am. तो लिख देंगे बात यहाँ पे कि एसिडिक करेक्टर कैसे फेवर हो रहा है, कैसे फेवर हो रहा है? -m से, देखो मैं सीक्वेंस भी वही रख रही हूँ, -Hc से और -I से, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन फेंक देगा उस पे, और फिर H के इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए ऑक्सीजन को तो वो नहीं जाएगा। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। अब इस ग्रुप की नेचर बताओ पहले, कैसा ग्रुप है? ये मैंने बहुत आप लोगों को लर्न करवाया था कि OCH3 को अच्छे से लर्न NP नेगेटिव। नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये M से इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? रिपीट करना। इज इट +M और -M ग्रुप? ये नहीं भूलना बेटा, अगर ये आप मिस्टेक करोगे फिर -M। नहीं नहीं नहीं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो ग्रुप लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका इफेक्ट होता है +M। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उनका इफेक्ट होता है -M। और OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका ये इफेक्ट गलत करना हम डिजर्व ही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे इसका इफेक्ट कैसा होगा? मैम खींचेगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, -I। तो अगर आप लोगों ने ना अभी कॉपी पे नोट नहीं किया है तो ये बात प्लीज नोट कर लो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। OCH3 का इफेक्ट जो होता है, M होता है प्लस में और माइनस में होता है I। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे आ गया आपका मेटा पोजीशन। मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था मीजोमेरिक और मेटा के बारे में, किसी बच्चे को लान है? यस मैम। एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या मेरे पास? बाकी सभी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो? बच्चा जी बताओ, अगर मीजोमेरिक इफेक्ट की बात हो रही है तो वो मेटा पे ऑपरेट होता है या नहीं होता? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कौन सा इफेक्ट लिखूंगी? -I। अब यहाँ पे आपके पास OCH3 है, OCH3 के केस में मेटा पोजीशन नहीं है, पैरा पोजीशन है, तो M+ में होगा और -I होगा। -I कम होगा क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि ये 3 कार्बन के बाद खत्म हो जाता है। तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये चौथा हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ तक बहुत कम इफेक्ट हो जाता है। चलो नहीं भी खत्म किया तो आप इतना तो जानते हो ना कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। पहले तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, ये पॉइंट लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखते हो तो फिर बहुत गड़बड़ होता है। इज दैट क्लियर? यस। Yes, ma'am. चलो अब आपके सामने इफेक्ट है, इसमें 2 इफेक्ट है, तीसरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो हम तीसरे को रब कर देते हैं। हमारे पास दोनों चीजें आ गई, स्पेस हमारा बच जाएगा। हमें इतना समझ में आ गया कि एसिडिक करेक्टर -M है और आपका -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? अब तो सामने लिखा हुआ है आंसर, एसिडिक वो होगा जिसमें माइनस होंगे, ये तो इसमें प्लस है। अच्छा, प्रायोरिटी सीक्वेंस भी बताओ क्या होगा? व्हाट इज अ प्रायोरिटी सीक्वेंस? अरे M का प्रायोरिटी ज्यादा है बच्चों या I का प्रायोरिटी ज्यादा है? मैम M। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है C में तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इसके एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है। C में तो -I ही है। यस और नो? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ा रहा है तो सबसे पहले कौन आएगा? C। C के बाद कौन सा ग्रुप आएगा बताओ मुझे जल्दी? B. C के बाद कौन सा ग्रुप आएगा? B. अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है कि B आएगा। B मैम में B। बेटा, हाँ जी,
डी 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 ओके, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे देखेंगे, प्लस एम और माइनस आई में एक एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है और दूसरा एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है। अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है भाई? एम एम यानी कि इसमें नेट इफेक्ट कैसा जाएगा? माइनस तो नहीं जाएगा, नेट इफेक्ट कैसा जाएगा? इसमें नेट इफेक्ट जाएगा प्लस एम का। क्यों? क्योंकि एम की प्रायोरिटी ज्यादा है माइनस आई से। यस और नो? यस अगर मैम इन दोनों में बात करें तो इसका माइनस आई, यानी कि जो माइनस आई एट डी है ऑप्शन, वो कम होगा माइनस आई एट बी से। यस मैम यस मैम इसमें भी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? प्लस एम प्लस एम की। यानी कि नेट आंसर तो दोनों के कैसे आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फेंकने वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले नहीं आ रहे। यानी कि ये एसिडिक करेक्टर को प्लस एम वाला तो डिसफेवर कर रहा है, कम फेवर कर रहा है। अब ए ऑप्शन में देखो, क्या ए ऑप्शन में कोई एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है? उसमें तो कोई ग्रुप ऐसा है ही नहीं। यस मैम कंसिडरिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसका मतलब है उसके बाद ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए। ए क्यों? क्योंकि इसका नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला आ रहा है, इसका नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला आ रहा है। तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ग्रुप है ही नहीं, ना विड्रॉ करने वाला ना रिलीज करने वाला है। तो कोई डिसफेवर नहीं कर रहा तो फेवर भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा। अब आपके पास बी और डी में कैसे डिसीजन होगा? बी और डी में डिसीजन बहुत इजी है। हमें मैम बी में होगा प्लस, बी बिल्कुल आएगा बिल्कुल सही है, बी बी आएगा, सब सही बोल रहे हो। क्योंकि हमें देखना है अब हमारे पास थोड़ा बहुत जितना भी माइनस है, पर माइनस आई फेवर कर रहा है और माइनस आई यहाँ पे ज्यादा है। तो सी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर क्या आएगा? मैम आपने एक और भी पॉइंट लिखवाया था कि माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, माइनस आई इज, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ एसिडिक बेटा करेक्टर। वही बात है ना, वही बात अप्लाई की है हमने यहाँ पे। एसिडिक करेक्टर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे माइनस आई एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है, पर माइनस आई की प्रायोरिटी या कोई भी आई की प्रायोरिटी एम से कम होती है। ठीक है ना? तो एम यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्लस एम। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस मैम यस मैम चलो फोर्थ क्वेश्चन अब एक और ले रहे हैं हम। बस फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, उसके बाद बेसिक करेक्टर पे थोड़ा सा आएंगे। एक है मेरे पास OH और OH के साथ अटैच है ऑर्थो पे फ्लोरीन, ये A है। उसके बाद बेटा क्या है? उसके बाद फिर से OH है और यहाँ पे B है, फिर है मेटा पोजीशन पे और D में है, दिस इज योर OH और D में आपका कर देते हैं पैरा पे। यहाँ पे भी आपको मुझे आंसर करना है कि मैडम एसिडिक करेक्टर का ये ऑर्डर है, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर बताना। फटाफट से पहले तो इफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी। चलो, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू टेक। बेटा अगर लॉन पेयर के बेस पे देखो तो हैलोजेंस के पास लॉन पेयर है तो दे आर गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? यस यहाँ पे एक नया स्टार पॉइंट हम लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हैलोजन के केस में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप उसमें ऐसा करते हो, डोनेशन करते हो, तो उस बेस पे होना चाहिए प्लस एम। ठीक है? और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे देखो तो हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती हैं तो क्या होना चाहिए? माइनस आई। यहाँ पे मैं एक रेड कलर से पॉइंट लिख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन या इन द केस of the halogen directly attached to the ring, directly attached to the ring, aromatic ring, always consider minus I, always consider minus I effect of the halogens.
अभी तक हमने प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या सीखा था अभी तक टिल नाउ? एम की प्रायोरिटी आई से ज्यादा, यस और नो? यस अब देखो हैलोजेंस के केस में क्या होता है। हैलोजेंस के केस में एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट लिख देती हूँ, एक्सेप्ट हैलोजेंस, इन हैलोजेंस आई की प्रायोरिटी एम से ज्यादा होती है। हैलोजेंस के केस में आप जो इफेक्ट कंसिडर करोगे वो आई इफेक्ट कंसिडर करोगे। उसका कारण है, उसका कारण है कि हैलोजन एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में से। इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं कि जब उनके पास लॉन पेयर होता भी है ना, लॉन पेयर होने से कुछ नहीं होता, लॉन पेयर डोनेट करे स्पीशीज तब वो प्लस है। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस इतना, अब बॉन्ड कब बनता है? जब दो कंबाइन करने वाले एलिमेंट्स सिमिलर एनर्जी के हों। सेम मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो। अब ये इलेक्ट्रॉन कभी देता ही नहीं, हैलोजन से इलेक्ट्रॉन दिलवाने आसान नहीं है। और यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन में क्लियर कट फ्लोरीन लगाया हुआ जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब आपके पास एरोमेटिक रिंग होगा यानी कि बेंजीन रिंग होगा और हैलोजन उसमें अटैच होगा तो कभी भी आप उसका प्लस एम नहीं लिखोगे। ये मैं 1 2 3 4 5 टिक लगा दिए मैंने, ये पॉइंट याद रखना एग्जाम में। कोई भी केस हो, कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो और हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो तो तुम सिर्फ ये वाला इफेक्ट लगा के आओगे, ठीक है बेटा। उसमें आप मीजोमेरिक इफेक्ट कंसिडर नहीं करोगे। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि इसमें डोनेशन पॉसिबल ही नहीं है। फ्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से एनर्जी कितनी हो जाती है? धीमी हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो ये बहुत कम एनर्जी का है। कार्बन उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी का हो जाएगा। उसके एंटी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा, ठीक है। कभी नहीं सुना होगा सी और एफ का डबल बॉन्ड आप लोगों ने, यस मैम। ठीक है। तो माइनस आई, अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। फटाफट से आंसर बताओ मुझे। मैम अब तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, जल्दी बोलो जल्दी, ए के बाद बच्चा, मैम सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बी बिल, उसके बाद बी अरे ये दोबारा थोड़ा लिखेंगे। थम्स अप टू यू, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। द क्लास हैज सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगर आपको ये बात पता थी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यस और नो? यस मैम फटाफट से थोड़ा सा और सिखा दूं, जल्दी जल्दी। ये यस मैम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको नोट करते रहो। चलिए अगला पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगी 3D स्ट्रक्चर। मीथेन की समझते हैं ना सब बच्चे? शायद मैंने काफी बार क्लास में बताया, 1 above the plane, 1 below the plane and 2 on the plane. Give me a thumbs up if you are clear with that. यस अच्छा चलो, अब ये क्वेश्चन आया ऐसा पेपर में, बस इसके बाद एक बेसिक कैरेक्टर का लेंगे, थोड़ा सा आईयूपैक बता के अपने नए चैप्टर पे चलेंगे। दिस वन बेटा थोड़ा आप म्यूट रखोगे ना तो हम अपनी सारी जो एनर्जी है वो पढ़ाने पे लगाएंगे। क्लास को डिसिप्लिन मेंटेन करने पे हमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और इससे आप लोगों का बहुत फायदा। लो बच्चा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया एक बेंजीन अटैच और इस क्वेश्चन में मैंने कर दिए 2 बेंजीन अटैच। ये हो गए आपके 2 बेंजीन अटैच, एक कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड अप और एक बॉन्ड आपका कुछ ऐसे। ये 2 हो गए हाइड्रोजन। लास्ट वाले के लिए थोड़ा डाउन कर देते हैं, इसमें मैंने तीनों ऐसे ही बना दिए हैं, एक ऐसे, एक दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं, आपको ये ना लगने लग जाए आपको कि मैम ने 5 मेंबर रिंग बना दिया है, तो ये भी बेंजीन ही है। तो हियर आई एम टेकिंग दिस एंड दिस इज, इसको नॉर्मली बना दो चलो, H। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको रखना है pKa का ऑर्डर देना है। वो कोई टेंशन नहीं है, pKa का ऑर्डर मतलब एसिडिक कैरेक्टर का ही क्वेश्चन आया। पहले तो इसमें से कुछ कॉमन बॉन्ड छांट लेते हैं, एक बॉन्ड को पकड़ लो,
ये एक CH, ये एक CH, ये एक CH, ठीक है, और ये एक CH, ठीक है। अब हमने अगर इसका pKa ऑर्डर रखना है तो मतलब हमें क्या छांटना है, इसका एसिडिक करेक्टर छांटना है, यस और नो? Yes, yes, ma'am. अब आपको मुझे ये आंसर करना है, देखो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने हैं पेपर में, कि जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो एसिडिक मतलब हाइड्रोजन जाएगा, तो हाइड्रोजन एक तो सब में कॉमन होना चाहिए ना, बाकी एक yes, आपको yes, एक्टर ढूंढना है पेपर में, एक आपको उसका साइड एक्टर ढूंढना है। एक्टर क्या है, हीरो कौन है भाई, हीरो है ये CH बॉन्ड, ये हीरो कार्बन है और हीरो बॉन्ड है। अब उसके सपोर्ट में जो है वो उसको जल्दी रिलीज करवा रहे हैं या टाइम लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया बस। तो ये है आपका CH बॉन्ड, और इसमें से आपको H+ रिलीज करना है और बताना है किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है। इसको आई एम टेलिंग इट एज 1, दिस इज अ 2, दिस इज अ 3 एंड दिस इज अ 4। आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन लूज करवाऊंगी तो इस बार कार्बोकटायन नहीं बनेगा? लगता है नहीं लगता? मैम बन जाएगा। कार्बोकटायन कैसे बनेगा बच्चा, अगर H+ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो अब Yes, की बार किसकी बात हो रही है, कार्बेनाइन। कार्बोनाइन। यस, पिछले वाले क्वेश्चन एसिडिक करेक्टर के थे, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं था, कईयों में कार्बोकटायन बन जाता है, किसी केस में O नेगेटिव बना था, कहाँ कुछ बना था। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, कार्बोकटायन नहीं बन रहा, कार्बन एनायन बन रहा है। अब आपको मुझे बताना है कि किसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। हर जगह पे आप कार्बन आयन बना सकते हो, चलो मैं बना देती हूँ येलो पेन से। यहाँ पे भी कार्बन आयन बनेगा, इसको जल्दी जल्दी से सर्कल ही लगा लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी से 2H रख लेते हैं और यहाँ पे ये बन गया। इस वाले केस में बच्चों क्या बनेगा, कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया H और 2 आ गए आपके पास बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग ये आ गया, एक बेंजीन ये आ गया। और थर्ड वाले में बेटा जी क्या बनेगा, थर्ड वाले में एक कार्बन और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर और बाकी के सारे क्या हैं इसमें, बेंजीन रिंग हैं। अब आपको मुझे बताना है किस केस में ये जो कार्बन आयन बन रहे हैं वो जल्दी बनेंगे। कब जल्दी बनेंगे, जब वो स्टेबल होंगे। तो यानी कि इस बार आपका क्वेश्चन आया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। 1 मिनट के लिए सोचने का टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकेंड। मुझे सोच के बताओ कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पीछे क्या पड़ा था, किस पे डिपेंड करती है? M, माइनस कार्बन आई आयन एंड की माइनस स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले लेने वाले ग्रुप से, -M, -Hc और -I। अब अपना थॉट प्रोसेस वही चलाओ, सबसे पहले चेक करो कि -M है, उसके बाद चेक करो कि -Hc है, -I है। अगर -M से ही काम हो रहा है फिर तो दूसरे पे जाना ही नहीं है। हाँ जी, अब -M किस किस बच्चे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिए जा रहे हैं, बताओ जल्दी। अच्छा, लोन पेयर किस किस को दिख रहा है, यस में। सबको दिख रहा है? यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। यहाँ तो मैडम कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि कंजुगेशन ही नहीं है। यहाँ का हम आपको दिखा देते हैं। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे लिख रही हूँ तो शायद आपको नजर में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे 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 लिख रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से जाएगा या पहले पाई से जाएगा? नॉन बॉन्डिंग। भेजो फिर, ये नॉन बॉन्डिंग से गया, ये यहाँ से गया। डीलोकलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही? मैम हो रही है। यस में। तो इसका क्या है, लॉन पेयर दे रहा है या लॉन पेयर ले रहा है? मैम दे रहा है। तो बेटा जी +M, ठीक है, +M से दे रहा है। अच्छा, हमें इसका तो +M समझ में आ गया, पर देखना तो हमें उस ग्रुप का है ना, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या कार्बन आयन से उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये आ गया आपका H। हाँ जी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तब होगी जब कार्बन आयन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसका नेगेटिव चार्ज खत्म कर देगा। यस और नो? यस में। यस मैम। कार्बन आयन के पास जो ग्रुप है वो ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ग्रुप इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यस। ठीक है। यानी कि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये -M शो कर रहा है यहाँ पे डोनेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन, आपने खुद ही तो मुझे बोला कार्बन आयन तब स्टेबल होगा जब उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे विड्रॉ करने वाला एक है और यहाँ पे विड्रॉ करने वाले कितने हैं, 2। यहाँ पे विड्रॉ करने वाले कितने हैं,
तीन। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो और इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन सिर्फ एक रिंग से है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कितने रिंग से है, 2 रिंग से। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कितने रिंग से है, 3 रिंग से। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन, जहाँ पे है मैक्सिमम कंजुगेशन, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, मैक्सिमम कंजुगेशन। मैक्सिमम कंजुगेशन का मतलब है मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन, और मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन का मतलब है बच्चों मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यस मैम। तो इसका मतलब है ये वाला हो गया मैक्सिमम स्टेबल। तो जो स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा या लेट बनेगा, जल्दी जल्दी। बनेगा, इतना हमारे बच्चे जानते हैं। तो अगर जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा जल्दी बनेगा। तो अगर उतना ज्यादा जल्दी बनेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर लगवा दो, क्या होगा। अब सोच समझ के आंसर देना। अब मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। थिंक फॉर अ व्हाइल एंड गिव मी द आंसर कि नीचे वाला सबसे स्टेबल बेस है। यस, क्विकली। MECBA वैसे तो मैंने 1 2 3 4 दिया है। कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? मैम 4 करेक्ट, 4। उसके बाद, थर्ड। उसके Third. बाद 2 यस, करेक्ट करेक्ट, ऑल आर सेइंग करेक्ट। उसके लिए आप एक लाइन लिख सकते हो अगर लिखना है तो, मैं वैसे सिर्फ डिक्टेट कर देती हूँ। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, मोर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर ये एसिड था, ये सारे अब उसके क्या बन गए, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस में ये क्या है, मैक्सिमम स्टेबल। तो जितना स्टेबल होगा वो जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होगा तो मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो 4 3 2 एंड 1। और ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एसिडिक करेक्टर की। किसकी बात हो रही है, एसिडिक करेक्टर की। पर अगर उसने पीकेए पूछा है तो इतने स्मार्ट तो तुम हो, पीकेए का ऑर्डर क्या लगाओगे बच्चों, इनवर्स। Inverse. बिल्कुल सही, पीके का ऑर्डर लगाएंगे हमारे बच्चे इनवर्स। ये है पीके का ऑर्डर और ये है आपके एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। ये है एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। चला जाए आगे। यस मैम। चलिए, तो वी हैव डन द इनफ क्वेश्चन फॉर द एसिडिक करेक्टर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द 1 or 2 क्वेश्चंस फॉर द बेसिक करेक्टर, सो दैट आपका यूज ऑफ ऑल द इफेक्ट्स हो जाए। ओके जी, अब मैं आपके सामने 2 स्पीशीज लिख देती हूँ, आप मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा? मैम 6। 6। चलो ठीक है। ये है हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पे है NH2 अटैच, और यहाँ पे है हमारा ऐसे 2 बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे है हमारे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, और यहाँ पे है ये। आपको मुझे बताना है ये 6 का A है, ये B है, दोनों में है बेंजीन रिंग। बच्चा जी अब बता दो बेसिक करेक्टर। मैम ए और A ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इन कंपैरिजन टू B, वाई? Yes, what is the reason behind that? A में इफेक्ट बताओ कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन खींचेगा? मैम खींचेगा। खींचेगा। हाँ खींचेगा, लोन पेयर थोड़ा ना खींचेगा, वो इलेक्ट्रॉन मैम खींचेगा नो उसकी। एन। देगा। बिल्कुल नहीं, आप सब सही बोल रहे हो। मुझे ऐसा पूछना चाहिए एम में कैसा है, आई में कैसा है। तो एम में लोन पेयर देगा, तो लोन पेयर देगा तो क्या होगा, प्लस एम। आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ आई। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है बच्चों, एम की? एम। यस मैम। तो अगर ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? वीक बेस होगा। यस मैम। अगर इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चले जाएंगे, इफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नाइट्रोजन
goes to the delocalization, then they won't be available. Then won't be available for the acid. Yes or no? Yes, ma'am. अगर इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चले गए तो स्टेबल हो गया। अगर बच्चा ये स्टेबल हो गया तो रिएक्टिव थोड़ा ना होगा, तो मतलब बेस वो अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। अब देख लो डीलोकलाइजेशन किस में ज्यादा है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो इसमें तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि डीलोकलाइजेशन क्या है, एक्चुअली में वो डिक्रीजेस द बेसिक कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही है? यस मैम। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बताओ? स्टेबलाइज। वो स्टेबलाइज करेंगे। तो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी इसकी क्या है? बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर क्या है? लेस है बी का। तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा ए ग्रेटर देन बी। बिल्कुल सही आंसर दिया था आप लोगों ने, ये है आपका बेसिक कैरेक्टर। बस एक क्वेश्चन हम आपसे और लेंगे बेसिक कैरेक्टर का, जो है आपका, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन वैसे आप जब एमीन्स लिखोगे ना तो एमीन्स के केस में भी आएगा। इन द गैसियस स्टेट है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख रही हूँ मैं। इन द गैसियस स्टेट है क्वेश्चन में, इसका कोई मीनिंग है, मैंने गैसियस स्टेट क्यों लिखा, ये जब आप एमीन्स चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। एक है NH3, एक है NH2R, एक है NHR2, एक है NR3। आपको इनका बेसिक कैरेक्टर देना है, वेरी इजी। जल्दी से बता दो, क्या इसमें M लग रहा है? बेटा मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, कहीं पे कंजुगेशन दिखाई दे रहा है किसी को? नो मैम। ठीक है जी। तो M के बाद HC है? नो मैम। तो हमारे पास सिर्फ कौन सा इफेक्ट बचता है? हाँ, तो अगर हमें देना है बेसिक कैरेक्टर तो वो तो हम इंडक्टिव इफेक्ट से पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेसिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो अगर गैसियस स्टेट है, इसमें सॉल्वेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसमें मैं हाइड्रोलिसिस की बात नहीं कर रही हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं कर रही हूँ। गैसियस स्टेट का क्या मीनिंग होता है? सारे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग हैं, जिसमें कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ प्लस आई ऑपरेट करेगा, और जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? इसका बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay. So this is all about your this corner of all the effects in the organic chemistry. जब आप पढ़ोगे ना 11th क्लास का ये वाला चैप्टर, तो उसमें ये वाला पोर्शन आपको करना है, जिसमें IUPAC करेंगे हम, और ये वाला पोर्शन करेंगे इफेक्ट्स वाला, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होता है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल वगैरह, इन सभी का यू कैन से स्टेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। अच्छा, उसके बाद जो आपका IUPAC वाला सेक्शन है, ये आपको खुद से करना है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। IUPAC वाले में कैसे आपको पढ़ना है बेटा, आप लोगों ने एक सीक्वेंस ऑफ रूल याद रखना है, ये कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, आपका कभी IUPAC गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है IUPAC नेम देते हुए प्रीफिक्स, समझे? मैं कौन सा क्या है मैं अभी बताती हूँ। सुफिक्स। सफिक्स नहीं आएगा उसके बाद, प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट। हाँ, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये होता है इसका प्रायोरिटी सीक्वेंस। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। सब्स्टिट्यूएंट समझते हो? आपने लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड कर ली, उसके ऊपर और नीचे जो भी लगा है वो इसके सब्स्टिट्यूएंट। यस मैम। वर्ड रूट का मतलब होता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। यस। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है बच्चों एन है, ईन है या आइन है। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है कि उसमें FG क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है। बस ये सीक्वेंस भूलनी नहीं है। उसके बाद जो भी आप करोगे ना,
ये सीक्वेंस अगर आपको याद है, उसके बाद आपको बस सिर्फ इतना चेक करना होता है, कई बार 2 ग्रुप होते हैं किसको प्रायोरिटी देनी है, दिस एंड दैट, बाकी आपका काम आराम से चलेगा। तो ये सीक्वेंस सबको लाना है। मैं एक आधी एग्जांपल लेके बताती हूँ। करें शिफ्ट स्लाइड, बताओ। Yes. Yes. सब लोगों ने ये रेड कलर वाला पोर्शन नोट कर लिया है? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो अगर मैं आपके बोर्ड पे कुछ ऐसा कंपाउंड लिख रही हूँ, अच्छा, तो मुझे ना अभी आपसे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग, चलो हम इसका प्रीफिक्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दिया एक कंपाउंड, बहुत इजी कंपाउंड दिया है मैंने। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इसमें OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। Alcohol. OL. फंक्शनल ग्रुप। Br इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूटेंट। प्रीफिक्स बोल सकती हूँ मैं? यस। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये जो मैं येलो कलर से टिक करूंगी, ये लाइन लगाऊंगी, ये क्या है? Ma'am, number of पेन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये हमें डिसाइड करके देगी वर्ड रूट? yes, ma'am. यस। वेरी गुड, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड गुड। तो ये वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में आपके पास कौन सा सफिक्स गिनते हो आप? इसको प्राइमरी सफिक्स गिनते हो या सेकेंडरी सफिक्स गिनते हो? सेकेंडरी सफिक्स। मैम सेकेंडरी। वर्ड रूट से जब आप सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड चेक करते हो तो वो आपका हो गया यहाँ पे, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो वो आपका हो गया Primary. ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ से क्या देखना है। उसके बाद Yes, यहाँ पे आप नंबरिंग करते हो। नंबरिंग का क्या रूल होता है? सबसे पहले तो नंबरिंग वो वहां से करनी है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आपकी चेन में इंक्लूड हो, ठीक है ना। कार्बन की नंबरिंग करनी है, ऑक्सीजन की नंबरिंग नहीं होगी बीच में, ठीक है ना। तो वर्ड रूट हम कार्बन के बेस पे डिसाइड करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास कोई प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं तो प्रीफिक्सेस को कम नंबर जाना चाहिए अगर आप उसकी नंबरिंग करते हो कार्बन एटम्स की, ठीक है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रीफिक्स और सफिक्स में आप हमेशा प्रायोरिटी सफिक्स को दोगे। यानी कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप भी है और अगर आपके पास साथ में प्रीफिक्स भी लगा हुआ है तो आपको उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को कम नंबर मिले। जैसे अब मैं किधर से नंबरिंग कर सकती थी? मैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड से कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, तो इस कार्बन को 5 नंबर मिलता, 5 नंबर से OH अटैच है। पर अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट करती हूँ तो नंबरिंग कैसे होगी? 1, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ठीक है। तो ऐसे नंबरिंग होगी। इज दैट क्लियर कि मैंने राइट साइड ली या लेफ्ट साइड ली, ये कैसे चेक हो रहा है? yes, ma'am. Ma'am. अच्छा, आप मुझे बताओ कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? And prefix. प्रीफिक्स। तो 4 पोजीशन, 4 के बाद हाइफन ले रखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? Bromo. ब्रोमो लिखेंगे। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? पेंट। Pen. पेंट, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट। अब अब आता है प्राइमरी सफिक्स की बारी। डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन एटम्स के बीच है, तो व्हेन योर डबल बॉन्ड इज बिटवीन द 2 और 3 कार्बन, बी ऑन नोट, यू डोंट डिस्टर्ब द क्लास। 2 और 3 के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो हमें लेस नंबर देना होता है, तो दिस इज 2 एंड ई। अभी मैंने ई के पीछे ENE होता है ना, इन का स्पेलिंग, मैंने ई ड्रॉप किया है। क्यों ड्रॉप किया है? क्योंकि उसके पीछे मुझे सफिक्स का जो नाम लिखना है ना, सफिक्स का नाम है, ये अल्कोहल ग्रुप है, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स कौन सा यूज होता है? ऑल, है ना। और ऑल में ओ जो है वो वोवल है, तो वोवल अगर हो तो इसको आपको ई ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। 2 इन और कितने नंबर पे ऑल है? 1 on. तो ये था प्रीफिक्स, ये था वर्ड रूट, ये था प्राइमरी सफिक्स, ये है सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है, और ये आपके पास क्या है? व्हाट? बोलिए। वर्ड रूट।
root, Yes, this is a word root. And what is this? prefix, तो ये भाई IUPAC नेम एज, सब बच्चों को ये बहुत आसान लगता है, एज एवरीबडी नोज कि कैसे इसको नेम करना है. आपको बस इसका प्रैक्टिस कर लेना है. यू कैन कीप NCERT विद यू एंड गो एंड प्रैक्टिस फॉर दैट. और इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, वो ध्यान में रखना है. एक दो तीन बातें और ध्यान रखनी है. कई बार कॉमन नेम होते हैं एरोमेटिक के, वो आपको आने चाहिए. जैसे बेंजाइल किसको कहते हैं, बेंजल किसको कहते हैं, बेंजो किसको कहते हैं. और जब जब हम पढ़ते रहेंगे ऑर्गेनिक, ये सब IUPAC बीच में रिपीट होता रहेगा. तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट सेपरेटली. तो इज दैट क्लियर? इतना कर लोगे आप लोग? बताओ. Yes, ma'am. ठीक है, तो जहां पे डाउट होगा आप ये मेरे से पूछ सकते हो. अच्छा चलो, थोड़ा अभी अपना चैप्टर का भी देखते हैं हम. Atomic structure, this is a chapter that we have to deal after this. Regarding the atomic structure, बेटा, this is a very easy chapter. जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, वो भी आपको बहुत इजी लगा. तो इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, मैं पहले थोड़ी सी आपको एटम के बारे में देती हूँ. व्हाट इज अ एटम बेटा? क्या सोचते हो आप एटम के बारे में? व्हाट इज एटम? यस, एनीबडी? Atom is the smallest particle of the matter. Is it true? yes ma'am, Ma'am. Smallest particle of the matter है, but ये smallest fundamental particle of the matter नहीं है. पहले डाल्टन ने क्या कहा था, जो आप 8th 9th 10th में थियरीज पढ़ते थे 9th 10th में, कि एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है मैटर का जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. अब तो आपने इतना सारा GOC पढ़ लिया. आप मुझे बताओ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला एटम है या एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं? ma'am electrons, है ना. तो जो पहले डेफिनेशन थी ना कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड दैट इज इनडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज अ इनडिविजिबल, ये गलत है. इनडिविजिबल तो ये नहीं है. ठीक है. तो एटम एक्चुअली में डिवाइड हो सकता है. ठीक है, एटम डिविजिबल है. और एटम के अंदर होते हैं कुछ पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इज दैट क्लियर बेटा? yes ma'am, Yes, ma'am. ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब होता है छोटे छोटे एटम के पार्टिकल जो एटम के अंदर प्रेजेंट है. इसमें आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन. जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ये सिंबल रहेगा कभी कभी आपके पास इलेक्ट्रॉन का, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे जस्ट लाइक E-1 0. ठीक है, या मैं इसको -E लिखूंगी कभी कभी, या मैं सिंपल E लिखूंगी. ये तीनों इलेक्ट्रॉन के सिंबल करेक्ट हैं. ये -1 0 का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस और इसका मास है अप्रोक्सीमेटली 0. -E इसलिए लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 है. ठीक है, और सिंपल E भी चलेगा. और जो आपके पास प्रोटॉन है उसको या तो हम ऐसे लिखेंगे, या हम ऐसे लिखेंगे, या हम सिंपल P लिखेंगे. एक होता है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन आपके पास कहाँ पे है? ये ऐसे लिखा जाएगा, या हम सिंपली इसको N लिख देते हैं. ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये पोजीशन है तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की? कैन एनीबडी टेल? वेरी इजी क्वेश्चन. एटम अगर Yes, ma'am. हाँ जी, एटम अगर हम सफियर मान के चले तो एटम के सेंटर में क्या है? nucleus, Nucleus. न्यूक्लियस. हाँ, जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोला वो भी गलत नहीं है. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे है पॉजिटिव चार्ज. तो बच्चा, अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो टू थिंग्स आर प्रेजेंट, टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. द वन इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रॉन एंड द अदर इज कॉल्ड एज Proton. पता है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आपके न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर इकट्ठा कर लें तो इसके लिए हम या रिएक्शंस में कभी हाँ, आपकी स्टेटमेंट भी जब आप कई बार क्वेश्चन करोगे ना तो एक टर्म यूज होती है न्यूक्लियॉन्स. तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स. ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या लिखा जाता है? न्यूक्लियॉन्स.
ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हाँ बच्चा, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस को छोड़ के एटम का जो बाकी हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन। बाकी पोर्शन इसका इलेक्ट्रॉन होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस से बाहर एग्जिस्ट करता है। फिर भी मैं इसमें एक सेंटेंस ऐड करूंगी क्योंकि सब बच्चों को ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, ये ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रॉन के भी आगे आप लोगों ने क्वार्क्स पढ़ा होगा, है ना, कभी फिजिक्स में सुनते होगे या कभी किसी थियोरी में देखा होगा, कभी Yes, ma'am. किया होगा। तो कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, आप बोल सकते हो। मैं ये बोलूंगी हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं जरूर बोलती हूँ। मतलब किसी भी पार्टिकल को आप हाफ ऑफ करते चलो तो अल्टीमेटली स्मॉलेस्ट तक आप पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की है, क्वार्क की नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेटली जो हमें दिखाई पड़ता है, या जो दिखाई, तो खैर अभी तक हमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिया है, तो इट इज जस्ट लाइक, वो सब डिस्कस करते चलेंगे इसका क्या रीजन है, क्योंकि वेव करेक्टर रखता है ये। तो एक्चुअली में जो फंडामेंटल पार्टिकल जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जो रिएक्शन में जिनके यू कैन से पार्टिसिपेशन का हम लोग दावा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इनका जो अरेंजमेंट है, कैन आई शिफ्ट दिस स्लाइड बच्चा? यस यस मैम। Yes, ma'am. ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सभी का, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम, उसको देते बोलते हैं हम मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। है ना, एटॉमिक मॉडल्स। और एटॉमिक मॉडल्स में से हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल है ना, वो बोहर्स मॉडल है। बाकी के जो मॉडल हैं वो हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ लिए हुए हैं। तो अभी के लिए जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल कुछ भी नहीं है हमें पढ़ना। हमें बोहर के मॉडल से स्टार्ट करना है। ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, जब मैं बोहर का मॉडल पढ़ाऊंगी ना, तो इसके फेलियर के टाइम पे इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स आई थी, क्या लिमिटेशन थी, तब मैं आपको पिछले दो मॉडल भी बता दूंगी, ताकि थेरेटिकली बता दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए। बोहर का मॉडल सबसे पहले तो आज स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चा, ये पार्टिकल क्या होता है? देखो जी, मेरे हाथ में पेन है, ठीक है ना, ये पेन एक पार्टिकल है। या यू कैन से कोई भी चीज जो स्पेस लेती है, स्पेस ऑक्युपाई करती है, आपको दिखाई देती है, जिसने जो पोजीशन एक्वायर कर ली, वो साइमल्टेनियसली कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है ना, वेव की तरह नहीं है। जो आपको पार्टिकल है, पता है ना, फिक्स्ड मास है, ठीक है, जिसका स्पेस ऑक्युपाई करती है, वो है पार्टिकल। तो मतलब बोहर ने अपने पूरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्या माना? पार्टिकल माना। और बोहर ने ये भी बोला, पहले दो तीन पोस्टुलेट आज पढ़ा देती हूँ, क्वांटाइजेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एट द सेंटर। न्यूक्लियस एट द सेंटर। सेंटर में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होता है। होल ऑफ द मास ऑफ द एटम, होल ऑफ द मास ऑफ द एटम जो होता है वो इन दिस स्मॉल कोर होता है। इन द स्मॉल कोर, कोर बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। ठीक है, इन दिस स्मॉल कोर, दिस लिख सकते हो। दूसरा, बाकी क्या है उसमें न्यूक्लियस में, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स हैं। और इसको प्लस करके क्या बोला था हमने? न्यूक्लियस। और एक पॉइंट इसने दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in the fixed energy paths, in the fixed energy shells बोल दो, paths बोल दो, called orbit। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यहीं से ही इसकी लिमिटेशन शुरू होती है, यहाँ से ही पार्टिकल वेव करेक्टर के पॉइंट्स आते हैं। उसने कहा कि न्यूक्लियस के बाद एक फिक्स्ड एनर्जी के शेल हैं, रास्ते हैं, जिनको उसने ऑर्बिट बोला, और ये वो ऑर्बिट है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, दूसरी बात ये फिक्स्ड एनर्जी के हैं। अब इससे क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो अभी तो खैर इसको नहीं डिस्कस करेंगे, विल कंटिन्यू दिस मॉडल इन द नेक्स्ट क्लास। तो टिल देन अभी इसको यहीं पे रखते हैं, ये पूरी डिस्कशन अभी पेंडिंग है। अभी के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द टॉपिक ऑफ जीओसी, देन विल कंटिन्यू विद द बोर्स मॉडल। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. Yes, ma'am. चलो ओके, तो टिल देन यू हैव टू रिवाइज दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर। Bye, ma'am.